नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। एक फ्लैट जो लिया है 11 साल बाद भी वो फ्लैट मुझे आज तक पोजीशन नहीं मिला है। मैं उसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। मैंने 2012 में एक फ्लैट बुक किया था। बिल्डर का नाम निराला इंडिया है और प्रोजेक्ट का नाम निराला एस्पायर, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसको नोएडा एक्सटेंशन भी लोग बोलते हैं। इस प्रोजेक्ट का एडवर्टीजमेंट क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने किया था और उनके इस एडवर्टीजमेंट को देखकर एक 3 BHK जिसका टोटल एरिया 1460 स्क्वायर फीट है, मैंने बुक किया था। टोटल कीमत 41.5 लाख था, आई मीन 41.5 lakhs, इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस। इट वाज अराउंड 43,60,000। मैं इस प्रोजेक्ट में इसलिए बुक किया था फ्लैट क्योंकि इस प्रोजेक्ट का एंडोर्समेंट खुद क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने किया था। तो मेरे लिए इस प्रोजेक्ट पे और इस बिल्डर पे डाउट करने का कोई वैलिड रीज़न नहीं था। मैंने इसमें फ्लैट बुक कराया अक्टूबर 2012 में। जब मैंने ये फ्लैट बुक करने के लिए उनके सेल्स टीम से बात किया, सेल्स टीम ने इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दिया और उन्होंने प्राइस बताया। उस प्राइस में पहले 3% का डिस्काउंट दिया गया था, बोला गया था ऐसा। विद इन 2 months मैक्सिमम इसका एग्रीमेंट होगा एंड आफ्टर एग्रीमेंट विद इन 3 years, आई मीन 36 months, आपके फ्लैट का पोजीशन मिल जाएगा। तो मैंने उन सब चीज़ों पे भरोसा किया, उनके सेल्स टीम पे भरोसा किया, तो मैंने इसमें फ्लैट बुक कराया। नेक्स्ट डे मुझे बिल्डर की तरफ से एक कॉल आया। उसने कहा कि आपका बुकिंग कंफर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया है, आपका बुकिंग एप्लीकेशन आया है, आपका 2% होगा बिकॉज मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप 3% डिस्काउंट एंड करेंटली वी विल बी एबल टू गिव यू 2% डिस्काउंट ओनली। पहले दिन से डेविएशन दिखने लगा। सो मैंने उनको बोला, मिस्टर तरुण गुप्ता जो कि निराला एस्पायर के एम्प्लॉय थे और मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि आप मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस ना करें, चेक वापस कर दे, मैं आकर के चेक लेकर के जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चेक आप आके लेके जा सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे सरप्राइजिंगली मेरे अकाउंट से अमाउंट डेबिट होने का मैसेज आता है। तो मैंने निराला इंडिया का जो नंबर था उस पर कॉल किया और मैंने जो थे उनसे 2-3 बार नाम पूछा, बट उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपको क्या, किससे काम है और क्या काम है। तो मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है और तरुण गुप्ता है नहीं, तो आपका एप्लीकेशन तो प्रोसेस हो गया है और आपका फ्लैट यूनिट एलोकेट हो गए, अलॉट हो चुका है। इसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको 10% अमाउंट जमा कराना होगा, देन आपका बुकिंग कैंसिल होगा। टोटल 10% आपका फ्लैट का बुकिंग का कॉस्ट आपसे काट लिया जाएगा एज अ कैंसिलेशन चार्ज। अब मेरे लिए तो आगे कुआं पीछे खाई, बुकिंग अमाउंट दे दिया। अब अगर मैं कैंसिल कराना है तो मेरे को और अमाउंट देना पड़ेगा। अगर मैं कैंसिल नहीं करता हूँ तो अगर कैंसिल करता हूँ तो 4 लाख रुपए का नुकसान, अगर कैंसिल नहीं करता हूँ तो 41,500 जो कि 1% जो था उतना का नुकसान होगा, या उतना जो एडवांटेज डिस्काउंट मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत ही मन मार के बोला ठीक है, चलो अब फ्लैट बुक हो गया है तो अब ज़्यादा आर्गूमेंट में जाना नहीं, और मैं वैसे भी आर्गूमेंट से बहुत बचता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरी समस्या, पहले तो निराला एस्पायर में जो सेल्स टीम ने कंफर्म किया था और कमिट किया था कि विद इन बुकिंग अमाउंट जमा करने के दो महीने के अंदर आपका एग्रीमेंट होगा, बट हुआ नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, बिल्कुल साइलेंस। एग्रीमेंट का मेल आया मई 2013 में, मीन्स बुकिंग कराने के 8 महीने बाद। मेरा कमिटमेंट दिया हुआ था कि विद इन 3 years मेरे को पोजीशन मिलेगा, बट 8 महीने तो एग्रीमेंट में ही चले गए। फिर भी चूंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिल्डर के पास मेरे पैसे थे, बिल्डर ने सीधा कह दिया था, मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन बचा नहीं था। सो मैंने चुपचाप मन मार के, और आपको सब लोगों को पता है कि BBA जिसको बिल्डर बायर एग्रीमेंट बोलते हैं वो वन साइडेड होता है।
उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 36 महीने के अंदर आपको फ्लैट मिलेगा विथ ग्रेस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर आप कोई डिमांड बिल्डर रेज करता है पेमेंट का और उसको पे करने में डिले करते हैं तो आप पे बिल्डर 24% चार्ज करेगा, जबकि आपको जो जब आप अगर बिल्डर कोई डिले करता है पोजीशन देने में तो उस पर ₹5 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पर मंथ पे करेगा, जो हार्डली 1% या 2% के आसपास पर एनम आता है। वैसे भी बायर का तो कोई सुनता नहीं है, बायर के पास कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि आपको मान लिया जाता है कि आप साइलेंटली सब कुछ बर्दाश्त करोगे, ऐसा मान लिया गया है सोसाइटी ने, बिल्डर ने और पूरे रियल एस्टेट के कारोबार में जितने लोग हैं उन लोगों ने मान लिया है कि बायर से पैसा हम जब चाहे जैसे चाहे ले सकते हैं, लेकिन बायर के पास कोई राइट नहीं है, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं बायर का। हमारे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। 8 महीने पहले ये एग्रीमेंट में डिले कर दिया गया तो 8 महीने तो बिल्डर को मिल गए ना, हमारा पैसा ले लिया, लेकिन बिल्डर को तो 8 महीने मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी जवाबदेही उसको है नहीं, क्योंकि वो जाकर के सब जगह कानूनन बोलेगा एग्रीमेंट तो हुआ है 2013 में, तो काउंटिंग 2013 से शुरू होगी। बट कोई ये नहीं पूछेगा कि अक्टूबर में जब बुकिंग हुआ, अक्टूबर 2012 से लेकर के और मई 2013 तक एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, किसकी गलती के कारण से एग्रीमेंट नहीं हुआ, और क्या एग्रीमेंट के लिए इतना टाइम बताया गया था पहले बायर को? कहीं कोई लिखित तो है नहीं, क्योंकि सेल्स टीम ने तो वर्बली बोला था, हमने तो उन पे ट्रस्ट किया था, हमने तो उनके बातों को रिकॉर्ड किया नहीं था कहीं। ये तो ट्रस्ट का ही है ना कि हम अपने जीवन का 20 साल का लोन लेने का हिम्मत करके और जो अपने जीवन का बचा खुचा पैसा बचा करके उनको दे रहे हैं, जीवन का 25 साल तो हम एक घर के लिए उनके पास गिरवी रख रहे हैं। एग्रीमेंट हो गया, हमने पैसे दे दिए। एग्रीमेंट के समय काफ़ी चूंकि बैंक जब प्रोजेक्ट बैंकेबल हुआ मई 2013 में, तो हमें बैंक से लोन लेने में काफ़ी टाइम लगा, और उनसे सैंक्शन कराने, अप्रूवल लेने, बाकी चीज़ों में, बिल्डर की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन करने में बिल्डर की तरफ से भी देरी हुई। बिल्डर टाइम पे कोई जो बैंक ने डॉक्यूमेंट्स मांगे वो दिए नहीं, उसमें भी काफ़ी समय गया। लेकिन बिल्डर ने जो हमें डिमांड रेज किया था प्रोजेक्ट बैंकेबल होने के उसमें 1 महीने का टाइम दिया था, बट यहाँ टोटल समय लग गया 2 महीने, क्योंकि बहुत सारा टाइम तो बिल्डर ने सही टाइम पे डॉक्यूमेंट दिया नहीं, उसके कारण से बैंक ने टाइम लिया। लेकिन बिल्डर इसके लिए लायबल नहीं है, वो अपनी गलती को मानेगा नहीं और ना ही मान रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट्स देने में डिले किया, जिसके कारण से लोन सैंक्शन होने में देरी हुआ और सब्सिक्वेंटली डिस्बर्समेंट होने में टाइम लगा। बट उस पर वो 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाता है, जो कि लगभग 1,16,000 है इंक्लूडिंग जीएसटी। आप सोचिए, प्रोजेक्ट का सिर्फ 30% पे करना था, विच वॉज रफली अराउंड 12 लाख देने में मैंने 1 महीने की देरी की और उसमें 1,16,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया मेरे ऊपर, और वो भी तब जब वो कुछ हद तक बिल्डर की गलती थी, लेकिन गलती हमारी मानी गई और गलती हम पे डाला गया। और चूंकि आपने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं पे किए, वो आपका लुकआउट है कि आप लोन लेते हैं या क्या करते हैं, उसमें हमारा कोई नहीं है। आपको 1 महीना के अंदर बिल्डर ने बोल दिया तो बिल्डर ही फाइनल है, निराला के डायरेक्टर फाइनल है और वही भगवान के बराबर है। उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया, वो सब कानून से ऊपर है, सब चीज़ से ऊपर है। उनके पास कोई लॉजिक, कोई इथिक्स, कोई मोरालिटी काम नहीं करती। निराला अस्पायर और निराला इंडिया के डायरेक्टर्स ऐसे ही है और ऑनर्स एंड एम्प्लॉइज ऐसे ही है, वो अपनी गलती कभी मानने को तैयार नहीं होते। अब तो हम लोग फंस गए हैं, उनकी हर गलतियों को हम लोग नज़रअंदाज करते गए। अब एग्रीमेंट के हिसाब से चूंकि मई 2013 में एग्रीमेंट हुआ था, तो 36 महीने के बाद मई 2016 में पोजीशन देना था। 2016 में दिया नहीं, 6 महीने ग्रेस पीरियड था, वो भी खत्म हो गया, जो कि नवंबर 2016 तक होता है। 17 भी खत्म हो गया। मैं जब भी उनके पास जाता था, वो कहते थे कि अगर आपको नहीं पसंद है, आप 10% कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, आप एक एप्लीकेशन दे दो, कैंसिलेशन चार्ज लो, आप चले जाओ, आप अपना बाकी पैसा लेकर के चले जाओ। अरे मैंने पूरा पैसा दिया, डिफॉल्ट आपने किया, आपने टाइमली पोजीशन नहीं दिया और आप उल्टा 10% मेरे से कैंसिलेशन चार्ज करेंगे। मैंने बोला मेरी जब गलती नहीं है, मैं कैंसिलेशन चार्ज क्यों दूं? मैंने फिर भी बोला चलो मेरे को तो घर चाहिए, अगर चलो 1 साल बाद भी अगर डिले पेनाल्टी के साथ दे देता है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यार ख़त्म करो। लेकिन यही प्रॉब्लम शुरू होता है।
होम बायर्स की इस यही छोटी छोटी इग्नोरेंस और छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज बिल्डर के मन में इतना ताकत पैदा कर देता है कि वो उसको लगता है कि अरे बायर को तो हम कुछ भी कह रहे हैं, बायर मान ले रहा है, इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही आज हमारे जैसे लाखों बायर के साथ हो रहा है, जिनको ईएमआई, होम लोन, रेंट सबके भंवर जाल में फंसे हुए हैं और 10 साल 12 साल से लोन और लोन का ईएमआई भी चुका रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, लेकिन उनका सुध लेने वाला कोई है नहीं। आप एक रेलवे यात्री हो करके रेलवे के टॉयलेट में टैप नहीं चल रहा है, उसका ट्वीट कीजिए ट्विटर पे, आपको विद इन एन आवर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा उच्च अधिकारी से और सब लोग काम पे लग जाएंगे। क्योंकि वहां स्कोप काम का नहीं है, पब्लिसिटी का है। वहां पे बोलिए अरे देखो जी हम तो इतने एक्टिव हैं, हम इतना कस्टमर्स का सुनते हैं, लेकिन जहां पे होम बायर्स की बात आ जाती है वहां हम लोग तो कितना बड़ा टैक्स स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, बाकी जीएसटी देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं। हम इकोनॉमिक में एज ए होम बायर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? आप देखेंगे ट्विटर पे लाखों होम बायर्स का रोजाना ट्वीट आता है, लेकिन क्या किसी मंत्री ने, क्या पीएम किसी ने भी, पीएमओ ने या किसी स्टेट मिनिस्टर ने या किसी ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को कभी उठाया? नहीं। 2018 में 2017 गुजर गया, 2018 में जून में एक मेल आता है निराला एस्पायर की तरफ से, ऑफर ऑफ पोजीशन रेडी है, कुछ दिनों में ओसी के लिए हमने अप्लाई किया, ओसी आ जाएगा, तो आप अपना जो फाइनल 5% अमाउंट है, क्योंकि 95% हमने 2015 तक ही दे चुका था स्लैब वाइज कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मैं दे चुका था, तो बाकी जो 5% है एंड प्लस एट द टाइम ऑफ पोजीशन कुछ अमाउंट्स थे, वो आप दे दीजिए और पोजीशन के लिए आपको सेपरेट मेल आएगा, उसका वेट कीजिए। अब देखिए यहां पे भी 3 महीने का गड़बड़ झाला, 3 महीने की बेईमानी। पहले 8 महीने का बेईमानी कर लिया उन्होंने एग्रीमेंट के समय, अभी 3 महीने का वापस से बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां? जबकि उनको ओसी मिला नहीं है, बिना ओसी का ऑफर पोजीशन कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते लीगली, लेकिन उन्होंने एक नया टर्म निकाल लिया, ऑफर ऑफ पोजीशन, जिसका कानूनी कोई वैधता नहीं है, लीगली उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट 3 महीने डिले पेनल्टी देने से बचने के लिए उन्होंने ये तरकीब निकाल ली। अब बायर चूंकि इतने दिन से परेशान है ईएमआई और रेंट के बेस में, कहां बायर के पास इतना कैपेसिटी है लड़ने की और फाइट करने की? वो सोचता है, नॉर्मली सोचते हैं कि चलो भाई मिला ना मिला, चले जान दो, मिट्टी डालो एंड आगे बढ़ो। जब ये मेरा आया पोजीशन, निराला एस्पायर ने मेरे को ऑफर ऑफ पोजीशन दिया, मैंने उनसे कुछ कंसर्न रेज किए कि आपने 2 साल डिले किया है, एक्चुअली आप तो ग्रेस पीरियड भी खत्म कर गए, आपको तो पेनल्टी देना पड़ेगा, डिले पेनल्टी का, पोजीशन का, एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के कई जो वर्डिक्स आए थे मैंने उनको रेफरेंस में दे दिया। उन्होंने बोला नहीं जी हम तो अपना बीबीए को रेफर करेंगे। मैंने बोला बीबीए को रेफर करोगे तो वो भी 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, चलो वो भी दे दो, चलो कोई बात नहीं, चूंकि वही हमारा एग्रीमेंट है, मैं मान लेता हूँ वही पे मैं भी कहाँ केस मुकदमा लड़ने के चक्कर में फंसना चाह रहा था। तो मैंने भी बोला कि मैं जो नॉर्मली होम बायर होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी था, बर्डन था होम लोन में, और होम लोन और रेंट दोनों ही देना पड़ रहा था। 2015 तक तो मैंने 95% अपना पैसा दे दिया था, तो मेरा पूरा फुल फ्लेज ईएमआई स्टार्ट हो गया था। मेरे पास बहुत बर्डन थे, लगभग मेरा सैलरी का 90% उस समय, अभी सैलरी का 80% मेरा होम लोन और रेंट में जाता है, उस समय लगभग 90% मेरा सैलरी का होम लोन और रेंट में जा रहा था। 10% में मैं अपने फैमिली के साथ गुजारा कर रहा था। मेरे लिए बहुत प्रेशर था, मेरे लिए बहुत मुश्किल का समय था। 2 साल बिल्डर ऑलरेडी डिले कर दिया था। अभी बिल्डर का कहानी आता है कि नहीं, चूंकि आपने डिले पेनाल्टी दिया है, आपने डिले किया है अपना इंस्टॉलमेंट में पे करने में, तो आप अप्लीकेबल नहीं है 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से। लेकिन एज ए कस्टमर गेस्चर में दूंगा, लेकिन आपको 1.5 साल का ही दूंगा, 2 साल का नहीं दूंगा। अभी सुनिए, नवंबर में एग्रीमेंट होना था, नवंबर 2012 में उन्होंने 8 महीने पहले कहा गए। उसके बाद बोल रहे हैं कि चूंकि ग्रेस पीरियड भी मेरा राइट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस क्लियर करता है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स क्लियर करते हैं कि ग्रेस पीरियड के अंदर अगर बिल्डर दे देता है तो ठीक है,
ग्रेस पीरियड के बाहर जाता है तो उसको जो एग्रीमेंट में एक्चुअल डिलीवरी डेट है उस डेट से पेनाल्टी जब तक नहीं दिया गया पोजीशन तब तक देना पड़ेगा। अब जून में इन्होंने ऑफर ऑफ पोजीशन किया, एक्चुअल में उनके पास ओसी नहीं आई थी, ना ही वो रजिस्ट्री के लिए रेडी थे, फ्लैट उनका रेडी था, बहुत सारे काम बाकी थे, लेकिन उन्होंने 3 महीने बचाने के लिए, अपने पेनाल्टी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा ट्रिक खेला। मैंने बोला ये तो मेरे साथ चलेगा नहीं, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन अब एक लिमिट होता है हर चीज़ का। उन्होंने बोला आपका पेनाल्टी बनता ही नहीं है। उनका डायरेक्टर मिस्टर राकेश महाजन 30 सेकंड में मेरे पास कॉल पे आकर के बोले कि आपका कोई नहीं बनता है और रेरा इस प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, जबकि प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर्ड हो गया था। फिर भी एक डायरेक्टर पद पे बैठे हुए इंसान, जिसे माना जाता है कि वो ऐसे कुछ चंद रुपयों के लिए कम से कम झूठ तो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपने पोस्ट की गरिमा को कम से कम मेंटेन करेगा। एक उसका छोटा एम्प्लॉय बोला होता तो समझ में आता, लेकिन डायरेक्टर आकर के बोल रहा है कि आप रेरा एप्लीकेबल नहीं है इस प्रोजेक्ट पे और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस कुछ मान्य नहीं है, आप कोर्ट में भी जाओगे आपका कुछ नहीं होगा, आपको मर्जी है आप कोर्ट में चल जाओ, आपका कोई पेनाल्टी एप्लीकेबल नहीं है। मैंने बोला ये तो हद ही हो गई, मैं दबते जा रहा हूँ, आप दबाते जा रहे हो। मैं एक ईमानदार आदमी, ईमानदारी से अपना टैक्स पे करता हूँ, ईमानदारी से आपको पैसे दिए, ईमानदारी से सब कुछ किया, मैं अपना पार्ट पूरा किया, आपने अपने पार्ट में फेल किया, आपने अपने पार्ट में जो आपका ड्यूटी था उसमें आपने डिफ़ॉल्ट किया, और उसके लिए हर्जाना भी मैंने 1 महीने डिले किया तो उसके लिए आप 1,16,000 आप मेरे से पेनल्टी ले रहे हो, और आपने जो 2 साल से ज़्यादा डिले किया उसके लिए आप लायबल नहीं हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। 8 महीने पहले ही आपने ज़बरदस्ती का हमसे ले लिया, 8 महीने टाइम बाई कर लिया, 3 महीने इधर भी टाइम बाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप हमें परेशान कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो उसका डायरेक्टर राकेश महाजन ने सीधा बोला आपको जहां जाना है जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख लो आपको क्या करना है, हमने जो बोला वही सही है। मैंने बोला अगर ऐसी बात है तो हम लोग भारत देश में रहते हैं, यहाँ कानून चलता है और कानून का राज है। हाँ, माना कि कानून में देरी होती है, बट राज तो कानून का ही है, आपका नहीं है। मैंने केस फाइल कर दिया रेरा में। दिसंबर 2018 में मैंने हार थक करके, जब बिल्डर ने मना कर दिया तो मैंने केस फाइल किया। उसी बीच चूंकि मैं 5% भी पैसा दे चुका था इस सब डिस्कशन में, अगस्त 2018 में मैंने 5% भी जो रिमेनिंग बचे हुए थे मैंने वो दे दिया था, क्योंकि मुझे पोजीशन चाहिए था। बट दिसंबर आते आते क्लियर हो गया कि बिल्डर कुछ भी मानने वाला नहीं है। इस बीच मैं अपने एक दोस्त को, चूंकि मैं उस समय पुणे में था, अपने दोस्त को मेरे फ्लैट के देखने भेजा कि वो फ्लैट सही तरीके से रेडी भी है कि बिल्डर ऐसे ही, क्योंकि बिल्डर तो बहुत चीज़ों पे झूठ बोल रहा था, तो मुझे डाउट हुआ कि फ्लैट रेडी भी है कि ऐसे ही झूठ बोल रहा है वो, उसके लिए भी। तो मैंने फ्लैट देखा और ऑब्जर्व किया कि मेरा किचन का डिज़ाइन पूरा कंप्लीट, जो एग्रीमेंट था उससे कंप्लीट चेंज हो गया है। डोर की क्वालिटी, जो डिज़ाइनर डोर देने की बात हो रही थी, स्टैंडर्ड डोर दिया हुआ था बिना कुछ किसी चीज़ का, जो कि उनके स्पेसिफिकेशन में डिज़ाइनर डोर की बात कही गई थी। टॉयलेट में वुडन डोर दिया गया था, जबकि सबको मालूम है कि टॉयलेट जैसे या बाथरूम जैसे जगह पे पानी यूज़ होता है और वहाँ पे वुडन डोर नहीं सूटेबल होता है, फिर भी टॉयलेट और बाथरूम में वुडन डोर लगाया गया। आप सोच रहे हो कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है? ये बड़ी बात है। आप कंसीडर कर रहे हो एक फ्लैट का, उस सोसाइटी में लगभग 1500 से ज़्यादा फ्लैट है। आप सोचो 1500 फ्लैट में कितना बड़ा स्कैम है। डोर की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना, फ्लोरिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करना, सारे फ्लैट में, जबकि एक और चीज़, सारे फ्लैट में ओपन फायर पाइप दिया हुआ है, ओपन फायर पाइप, जबकि सैंपल फ्लैट जब हमें बुक करने से पहले दिखाया गया था, जो उनके प्रोसेस में है उसमें कहीं पे भी ओपन फायर नहीं है, ना ही इसका बीबीए में जिक्र है। तो ओपन फायर पाइप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसको कॉस्ट करने में एक फ्लैट में, अगर मैं 3 BHK की बात करूं, उस समय 2018 की बात करूं, मैंने चेक कराया तो लगभग 60,000 कॉस्ट आ रहे थे। आप सोचिए 1500 फ्लैट में कितना बड़ा स्कैम है, क्योंकि पैसा में तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, पैसा तो उसने पूरा लिया। तो हमें जो स्पेसिफिकेशन बोला गया है, जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, वो हमें मिलना चाहिए था, वो हमारा राइट था। मैंने इस चीज़ों पे प्रोटेस्ट किया,
प्रोटेस्ट किया तो बिल्डर ने सीधा मना कर दिया कि ये सब नहीं है, ये सब कानून के मुताबिक है, आपको चाहिए तो आप जाकर के किसी वकील से, एडवोकेट से चेक कर लो, कोर्ट में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका और ये स्टेटमेंट उसके डायरेक्टर राकेश महाजन का था। हमने जो कहा है आपको उतना डिमांड पे करना है, नहीं तो आप देख लो। जब इतना कोई अगर आपको परेशान करे, इतना आपको दबाने की कोशिश करे, डिस्पाइट कि हमने इतना बड़ा अमाउंट दिया है उनको, तब तो हद ही हो गई। और मैंने डिसाइड किया कि अब चुप रहने का कोई कारण नहीं है, चाहे कितना भी परेशानी क्यों ना हो। मैंने कोर्ट में केस फाइल किया, कोर्ट में केस रेरा में वर्डिक्ट भी आ गया, रेरा में वर्डिक्ट भी आया, हालांकि वो आधा अधूरा था। अक्टूबर 2019 में वर्डिक्ट आया, जबकि वर्डिक्ट आने तक भी मेरे को फ्लैट का कब्जा नहीं मिला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जब तक आपको फ्लैट का एक्चुअल पोजीशन नहीं मिलता है तब तक बिल्डर को पेनल्टी देना है। एक कई सारे वर्डिक्ट में क्लियर है। तो जब सुप्रीम कोर्ट एक बार कोई वर्डिक्ट दे देता है तो अपने आप में एक कानून बन जाता है और वो सबको मानना पड़ता है। लेकिन रेरा ने ऐसा नहीं किया। रेरा ने क्या बोला कि जब ओसी का डेट आया है, ओसी किस डेट को आया है हमें मालूम नहीं, हमें किसी बिल्डर ने कोई प्रूफ नहीं दिया है। बिल्डर ने कोर्ट में बताया है कि 6 जून 2018 को ओसी आ गया है, तो आपका पेनल्टी 2018 तक बनेगा। मैंने बोला चलो कुछ तो आए, कुछ तो हुआ, बिल्डर गलत तो साबित हुआ। जो बिल्डर मेरे को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा था, बिल्डर गलत तो साबित हुआ कोर्ट के नजर में। वहां पे भी बिल्डर ने उस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। अक्टूबर 2019 में मेरा रेरा में केस का ऑर्डर आया, ऑर्डर को बिल्डर ने मानने से इनकार कर दिया। मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूशन में, ऑर्डर जब आया रेरा का तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि नवंबर 2019 से पहले बिल्डर को, होम बायर को फिजिकल पोजीशन देना बिल्डर की जिम्मेदारी है। और पेनाल्टी के साथ MCLR प्लस 1% पेनाल्टी के साथ ओसी आने के डेट तक मई 2016 से लेकर के ओसी आने के डेट तक, इसमें लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है, ओसी आने के डेट तक बिल्डर को निर्देशित किया जाता है कि वो MCLR प्लस 1% के हिसाब से पेनाल्टी का भुगतान करे। जो कि अगर 1 मई 2016 से लेकर के और 6 जून 2018 तक भी अगर रेरा का जो ऑर्डर कहता है उतना तक भी करेंगे तो टोटल पेनाल्टी MCLR प्लस 1% के हिसाब से 8,19,000 बनता है। बिल्डर ने उस चीज़ों को देने से मना कर दिया। और उस ऑर्डर में एक चीज़ और लिखा था कि यदि बिल्डर नवंबर 2019 तक अगर फिजिकल कब्जा देने में फेल हो जाता है, ये जिम्मेदारी, कब्जा पोजीशन दिलाने की जिम्मेदारी बिल्डर की थी, मेरी नहीं, फेल हो जाता है, तो जो मैंने बिल्डर को पैसा दिया है 43,60,000, उस पे MCLR प्लस 1% के हिसाब से जब तक पैसा पूरा दे देता है तब तक इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा मुझे वापस करेगा विदिन 45 डेज। उस चीज़ को भी मानने से इनकार कर दिया। आप चीज़ों को समझें और आप सोचें, एक होम बायर जो जिंदगी की अपनी पूरी संपत्ति बिल्डर को दे देता है, आगे 20 साल के लिए कर्जे में डूब जाता है क्योंकि हर महीने उसको कमा करके बैंक को EMI भरना पड़ता है। फिर भी बिल्डर आज मेरे साथ क्या कर रहा है, आज 11 साल हो गए, 11 साल में ना मेरे पास फ्लैट है और मैं रेंट और EMI के बोझ से दबा हुआ हूँ। कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं, वकीलों को पैसे देने पड़ रहे हैं, मुझे अपनी फैमिली भी चलानी है। लेकिन बिल्डर जो कि पूरा पैसा लेकर के आराम से बैठा हुआ है, सारी गलतियों के बाद भी आराम से वो घूम रहा है, आराम से खुलेआम समाज में घूम रहा है। लेकिन सफ़र कौन कर रहा है? सिर्फ होम बायर। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे लाखों की कहानी है। मुश्किल ये है कि हम लोग अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं। हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारे लिए कोई गवर्नमेंट एजेंसी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नहीं आने वाला। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कोई और खड़ा होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। आप समाज में कुछ हैसियत नहीं रखते। आप सिर्फ इतना ही हैसियत रखते हैं कि आपने घर खरीदा है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हमारी हैसियत होती, हमारी समाज में देख रेख होती, हमें सरकारों की तरफ से जिनको हमने इतना सर्विस टैक्स दिया है, इतना स्टैम्प ड्यूटी दिया है, इतना रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, अगर सरकारों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई होती तो हम आज दर दर के ठोकर नहीं खा रहे होते।
मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे जैसे और हमारे आने वाले आगे पीढ़ियों को ऐसे लोगों के रूप में हमें सताते रहेंगे और हम कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप खामोशी से आपके ऊपर हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त करते हैं या आते हैं और एक साथ हाथ मिला करके फाइट बैक करते हैं। नमस्कार।